हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मोहित जैन है और मैं आपको यहाँ फाइनल का एक सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, उसके कुछ टॉपिक्स। सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो इंटर में पढ़ा होगा, उसके साथ एक शब्द ऐड हो गया है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रैटेजिक। हम स्ट्रैटेजीज के थ्रू इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। सब्जेक्ट की पूरी वेटेज 100 मार्क्स है, बट मैं यहाँ आपके साथ 3 टॉपिक कवर करूंगा और उनके नाम है डिविडेंड्स, लीजिंग, कैपिटल बजटिंग। आपको लग रहा होगा कैपिटल बजटिंग तो हम इंटर में भी पढ़ के आए हैं, फाइनल में फिर से। हाँ, लेकिन ये इंटर वाला नहीं है, इसके अंदर कुछ नई चीजें आ जाएंगी, जैसे इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। कुछ कुछ इसमें एडिशंस होने शुरू हो जाएंगे और ये चैप्टर उतना सिंपल और आसान नहीं रहेगा। हालांकि बेसिक वही था जो आपने इंटर में पढ़ा है, लेकिन ये सब्जेक्ट थोड़ा एडवांस लेवल पे चला जाएगा। और इस सब्जेक्ट का नाम भी देखो क्या है, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये वही चैप्टर है या वही टॉपिक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप इंटर में पढ़ के आए हैं, ये शब्द नया ऐड हो गया है। एग्जाम में इसकी वेटेज अप्रोक्सीमेटली 5 से लेकर 8 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन भी 5 से 8 और सेम 5 से 8 तक का क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक्स की वेटेज नहीं होगी, टॉपिक्स की पूरी पूरी वेटेज होगी और टॉपिक्स हमें अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये आपका बेस बनाते हैं पूरे कोर्स के लिए। और लीजिंग और कैपिटल बजटिंग मैथमेटिकल है, आसान है, मैथमेटिकल है, और मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ होता भी नहीं है, इनफैक्ट मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। ये हमारे कुल मिला के 3 चैप्टर्स होंगे, जिनके लिए अप्रोक्सीमेटली मैं आपकी 13 क्लासेस लूंगा। 13 क्लासेस लूंगा और हमारा समय रहेगा ट्यूसडे और थर्सडे मॉर्निंग। ट्यूसडे और थर्सडे मॉर्निंग, ये तो चर्चा की हमने टॉपिक्स की। अब हमें 13 क्लासेस तक बात करनी है, थोड़ी सी हम आपस में चर्चा कर लेते हैं। मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूं आपको। मेरा नाम मोहित जैन है एंड आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। I worked with ICICI Bank for some time, then with UBS. UBS स्विस बैंक है, जिसमें मैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन में था, और पिछले कुछ सालों से 3 सालों से मैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन में स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूं। और आपका एक टॉपिक भी है मर्जर्स एंड एक्विजिशन फाइनल के अंदर, जो मैं नहीं लूंगा, लेकिन मेरा स्पेशलाइजेशन उसमें में है। और साइड बाय साइड आई डू राइट सम रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन इक्विटी मार्केट्स, जिसे आप शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं, जिसकी चर्चा हम काफ़ी करेंगे। शेयर मार्केट के बिना तो इस सब्जेक्ट ही अधूरा है। और डेरिवेटिव्स में कुछ स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ, आर्च रिसर्च करके एक इक्विटी रिसर्च हाउस है। तो ये मेरा कुछ बैकग्राउंड है, और टोटल एक्सपीरियंस आई कैरी विद मी इज 12 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और मैं आपको इन टॉपिक से रूबरू कराऊंगा और हम आगे डिटेल में चर्चा भी करेंगे कि इनका क्या महत्व होता है, प्रैक्टिकली ये कहाँ यूज होते हैं, थियोरी में कितनी वेटेज आई, कैसे आता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, वो सब चीज़ें तो हम करेंगे। प्लस इसके साथ हम एक चीज़ और करेंगे कि अगर मुझे प्रैक्टिकली देखना हो कि क्या मैं इनका यूजेज कर पाता हूं या कहीं इन चीज़ों को कोरिलेट कर पाता हूं क्या, वो भी हम कर पाएंगे। हम इनको कोरिलेट भी कर पाएंगे
और कोरिलेशन की चीजें भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। जिसके पास समय हो उसके लिए तो मैं एडवाइस करूंगा थोड़ा थोड़ा किसी भी न्यूज़पेपर को उठाकर उसका जो बिजनेस कॉलम आता है उसको पढ़ना शुरू कर दे, और जैसे ही वो उसके बिजनेस कॉलम पढ़ना शुरू करेगा, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पोर्ट्स कॉलम से पहले 2 पन्ने आते हैं बिजनेस न्यूज के, आप उनको जब पढ़ेंगे तो आप कोरिलेट भी कर पाओगे कि जो मैं पढ़ रहा हूं वाकई में वो यूज होता है, वाकई में वो यूज होता है। तो हम उसकी चर्चा भी करेंगे और मैं कुछ कुछ चीजों के साथ साथ चलते हुए करूंगा। इससे सबसे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आज स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा डिविडेंड्स। उसके लिए हम कुछ चीज़ों की जानकारी ले लेंगे। शेयर मार्केट क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है, पी रेशो क्या होता है, डिविडेंड रेट्स क्या होते हैं, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, इंटरिम फाइनल डिविडेंड्स क्या होते हैं, और डिविडेंड ही क्या होता है। हालांकि आप पढ़ के आए हैं, फिर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा और फिर हम इस चैप्टर के अंदर चलेंगे। तो पहले चर्चा करते हैं, मैं कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। पहला, डिविडेंड्स क्या होते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। डिविडेंड्स क्या होते हैं? डिविडेंड्स प्रॉफिट्स का वो पार्ट होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। डिविडेंड्स इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। और जब हम डिविडेंड्स की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर बेसिकली बात कर रहे हैं, इट इज पार्ट ऑफ अर्निंग्स, it is part of earnings which is distributed to whom? To shareholders. To shareholders. डिविडेंड कितनी तरह के हो सकते हैं? डिविडेंड इंटरिम होता है और फाइनल होता है। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो क्वार्टरली या हाफ ईयरली पे किया जाता है, उसे हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। जिसे हम क्वार्टरली या हाफ ईयरली पे करते हैं उसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। और जो डिविडेंड आप एट द एंड ऑफ द ईयर पे करते हैं, जिसे बेसिकली एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंट्स में प्रपोज्ड डिविडेंड्स की तरह रखा जाता है और उसकी पेमेंट होती है, उसके बाद उसे कहते हैं फाइनल डिविडेंड, उसे कहते हैं फाइनल डिविडेंड। अब इसके साथ कुछ चीज़ों की चर्चा हम और कर लेंगे कि डिविडेंड्स तो होते हैं, हमने देखा इंटरिम डिविडेंड जो क्वार्टरली या हाफ ईयरली पे किया जाता है उसे कहते हैं, आपको क्वार्टरली हाफ ईयरली को इंटरिम कहते हैं, और जो एक ही बार पे किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर उसे फाइनल डिविडेंड कहते हैं। इसके साथ कुछ चीजों का हम या कुछ रेशोस को हम सीख लेंगे, और वो ध्यान से सीखना क्योंकि आपको हर वक्त काम आएगी। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में जो सीखा वो सिर्फ इसी चैप्टर में काम आएगा, वो कहीं कहीं लिंक आ जाएंगे और तभी जाके बनेगा स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी लगानी है कि ये ठीक काम करता है या नहीं करता है। पहली रेशो, डिविडेंड रेट, डिविडेंड रेट, और ये आपका होता है डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर बाय फेस वैल्यू इंटू 100। डिविडेंड रेट होता है अगर 10 रुपए का फेस वैल्यू है, अगर 10 रुपए का फेस वैल्यू है और मैं कहता हूं 20% डिविडेंड रेट है, इसका मतलब 10 रुपीज इंटू 20%, 2 रुपए का डिविडेंड दिया। सेकेंड रेशो आती है डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड, और ये फॉर्मूला होगा आपका डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। मैं नीचे फुल फॉर्म लिख दूंगा, इनके घबराना मत कि क्या होते हैं फुल फॉर्म, इंटू 100। यील्ड वर्ड को याद रखेंगे, कोई भी चीज अगर वो मार्केट प्राइस के रिलेशन में हो, कोई भी चीज जो मार्केट प्राइस के रिलेशन में हो उसे यील्ड कहते हैं।
जैसे आप बॉन्ड्स में करेंगे इंटरेस्ट यील्ड या यील्ड रेट्स, इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, उसे यील्ड कह देंगे। तो कितना डिविडेंड पर शेयर दिया, मार्केट प्राइस पर शेयर, दैट्स कॉल्ड डिविडेंड यील्ड। थर्ड रेशो, हम एग्जांपल करेंगे इसका एक अभी। थर्ड रेशो, डिविडेंड पे आउट, वर्ड पे आउट को ध्यान सुनना, डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट का मतलब आपने कितना कमाया उसमें से कितना पेमेंट कर दिया, आपने कितना कमाया उसमें से आपने कितना पेमेंट कर दिया, दैट्स कॉल्ड डिविडेंड पे आउट। और ये आपका फॉर्मूला हो जाता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर इनटू 100। अब कुछ चर्चाएं उठती हैं कि ये तीनों अलग अलग क्यों हैं और तीनों कहां कहां काम आएंगे। क्वेश्चन में आपको रेट दिया हो और डिविडेंड निकालना हो कि कितना है, तो आप फेस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे उसे। मार्केट प्राइस दिया हो और आपको डिविडेंड निकालना हो कितना है, डिविडेंड यील्ड वर्ड दिया होगा, इसका मतलब डिविडेंड पर शेयर ऑफ मार्केट प्राइस इज नोन एज डिविडेंड यील्ड। और अगर लिखा हो कि 40% हम पे कर देते हैं, जितना हम कमाते हैं उसका 40% हम पे कर देते हैं, इसका मतलब वो पे आउट रेशो की बात कर रहे हैं कि आप 10 रुपए कमाते हो अर्निंग पर शेयर, आपने 10 रुपए कमाए उसमें से 40% आपने पे कर दिया, तो इसका मतलब 10 रुपए कमाए और 40 पे किया, 4 रुपीज यू हैव पेड, दैट्स कॉल्ड डिविडेंड पे आउट रेशो। अब इन चीजों का महत्व इसलिए हो जाता है इस चैप्टर में क्योंकि पूरा चैप्टर का नाम ही डिविडेंड्स है और हमसे वो पूछेगा कहीं कहीं जाकर कि डिविडेंड्स निकाले कैसे या डिविडेंड्स का अमाउंट कैसे निकालूं। या तो मुझे वो साफ साफ दे देगा कि इतना डिविडेंड है और इतना आपने कमाया है तो अच्छी बात है, या मुझे वो क्या देगा, वो रेट्स देगा, ये डिविडेंड रेट है, ये आपका डिविडेंड यील्ड रेशो है, या ये आपका डिविडेंड पे आउट रेशो है, ये तीन चीजें देगा। इसके बाद ये तो हम चर्चा कर रहे हैं, अभी तो चैप्टर में आए नहीं है, हम चर्चा कर रहे हैं, इसका बेस बना रहे हैं कि डिविडेंड कितनी तरह के हो सकते हैं, होता तो एक ही तरह का है बट किस किस नाम से आ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हमको जानकारी होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए, एक आप इंटर में भी करके आए होंगे, दैट्स कॉल्ड प्राइस बाय ईपीएस, इसे आपने सुना होगा पी रेशो के नाम से, पी रेशो, इसे आपने सुना होगा पी रेशो, प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, पी रेशो। और ये प्राइस कुछ नहीं होता है, ये मार्केट प्राइस पर शेयर है और ये अर्निंग पर शेयर, तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, टोटल अर्निंग डिवाइड बाय, इसे आप कैसे निकालते हैं, टोटल अर्निंग डिवाइड बाय शेयर्स आउटस्टैंडिंग, प्राइस बाय ईपीएस, दैट गिव्स यू पी रेशो। ये आपने सुना है, आपके मन में दुविधा आनी शुरू हो गई कि शेयर आउटस्टैंडिंग क्या शब्द लिख दिया है मैंने। शेयर आउटस्टैंडिंग, शेयर आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं होते हैं जो आप अकाउंट्स में देखते हो, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल या इशूड शेयर जो होते हैं उन्हें फाइनेंस में शब्द शेयर आउटस्टैंडिंग कह दिया जाता है, उन्हें फाइनेंस में शेयर आउटस्टैंडिंग कह दिया जाता है। इस रेशो का मतलब क्या है, शायद आपने इंटर में किया होगा, फिर भी मैं समझा देता हूं कि क्या मतलब होता है। मैं एग्जांपल लेता हूं और ये रेशो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये रेशोज हर जगह यूज होगी और प्रैक्टिकली आप कभी अगर पेपर्स खोल के देखते हैं या कभी भी आप चेक करने की कोशिश करते हैं कि पी रेशो का मतलब क्या, वो ऐसे कहेगा जैसे व्हाट इज द पी रेशो ऑफ स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया। हाँ, हमारे शेयर बाजार की भी पी रेशो होती है,
और वो इस समय चल रही है 15-16 के करीब। हर कंट्री की पी रेशो होती है, हर स्टॉक की पी रेशो होती है, जो भी स्टॉक लिस्टेड होगा उनकी पी रेशो होती है प्राइस अर्निंग। ये प्राइस अर्निंग रेशो होती है, ये हमें बताती क्या है, हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे एक एग्जांपल के साथ कि पी रेशो हमें बताती क्या है। दो कंपनियां हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, दो कंपनियां हैं हमारे पास, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। प्राइस का मतलब है इनका ये शेयर प्राइस बाजार में चल रहा है, इनका ये शेयर प्राइस बाजार में चल रहा है, ये बाजार में चल रहा है 100 रुपए और इसका भाव है 200 रुपए। इन दोनों कंपनियों का अर्निंग पर शेयर आता है, इस कंपनी का है 10 रुपए और ये कंपनी कमाती है 40 रुपए। दो कंपनियां हमारे पास, कंपनी ए और कंपनी बी। ए कंपनी का बाजार में भाव है, शेयर प्राइस है जो बाजार में चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज पर 100 रुपए, बी का 200 रुपए, ईपीएस 10 रुपए, बी का 40 रुपए। इनका पी रेशो निकालते हैं और पी रेशो आपको पता है क्या होता है, पी रेशो इज नथिंग बट प्राइस बाय ईपीएस, प्राइस बाय ईपीएस। ये आएगा 10 टाइम्स और ये कितना आता है 200 बाय 40, 5 टाइम्स। ये आपका 10 रुपये आता है, 10 टाइम आता है और ये 5 टाइम्स आता है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसको इंटरप्रिटेशन सीखना कैसे करेंगे। मैं अगर कंपनी ए में 1 रुपया कमाना चाहता हूं तो मुझे 10 रुपए लगाने पड़ेंगे उसके लिए। मैं अगर कंपनी ए में 1 रुपया कमाना चाहता हूं तो मुझे 10 रुपए लगाने पड़ेंगे उसमें, और मैं अगर कंपनी बी में 1 रुपया कमाना चाहता हूं तो मुझे 5 रुपए लगाने पड़ेंगे। आप इन भाव को मत देखना प्लीज। जनरली टेंडेंसी होती है हमारी कि सर 100 रुपए दिया है, 200 दिया है, 200 रुपए महंगा होगा। 200 महंगा नहीं है। अब ध्यान से देखो, prima facie it appears as if 100 rupees is cheaper and 200 is costlier because 200 rupees is more than rupees 100। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 100 रुपए लगाकर मैं 10 रुपए कमाता हूं और ये 200 रुपए लगाकर मैं 40 रुपए कमाता हूं। और मैं आपसे पूछूं कि अगर दोनों कंपनियों में मैं 1-1 रुपया कमाता तो कितना पैसा लगाता। यहां लगाता 10 रुपए और यहां 5। तो कंपनी अच्छी कौन सी है, दोनों सारे पैरामीटर पे सेम है, कोई कंफ्यूजन मत रखना, सारे पैरामीटर सेम है। ceteris paribus, they are all same on all parameters. The only difference is that he is charging me 100 rupees for rupees 10, he is charging me 200 rupees for 40। ये एक वैल्यूएशन का मेथड बन जाता है इनफैक्ट। और इसलिए मार्केट में जनरली कभी बात करते हैं तो कोई भी दो कंपनियों का कंपैरिजन करते हैं, और कंपनी का कंपैरिजन तभी होता है जब वो एक ही सेक्टर में होती है। जैसे अगर दो कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर में हैं, आइडिया और एयरटेल, दोनों टेलीकॉम सेक्टर में हैं, मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं और दोनों को ऐसे कंपेयर कर सकता हूं। ये एक पैरामीटर है, जरूरी नहीं है कि इकलौता और आखिरी पैरामीटर है, ये एक पैरामीटर है। बट मैं आइडिया को रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अलग सेक्टर में है और आइडिया टेलीकॉम सेक्टर जो उससे अलग है। बट ये वैल्यूएशन का पैरामीटर है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये आपको पूरे एसएफएम में सीए बनने के बाद जहां भी आप वैल्यूएशन में कहीं भी रहते हैं, आप वैल्यूएशन में नहीं भी रहते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो भी ये सबसे बेसिक पैरामीटर है किसी भी दो कंपनियों को चेक करने के लिए कि कौन सी सस्ती है, कौन सी महंगी है, कौन सी सस्ती है और कौन सी महंगी है। तो मैं कह सकता हूं कि बी सस्ती है और ए महंगी है, ए महंगी है। हालांकि अगर मैं प्राइस को देखता तो ए सस्ती थी और बी महंगी थी, बट वैल्यूएशन पैरामीटर पर ए इज कॉस्टलियर एंड बी इज चीपर। ये पी रेशियो का सिग्निफिकेंस होता है। फॉर पर रुपी ऑफ, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फॉर
per rupee of how much I'm paying, for per rupee of EPS how much I'm paying, that is what a P ratio gives me. चलें आगे. ये पहला पैरामीटर था आपके शेयर मार्केट का. इसके बिना आप शेयर मार्केट की तरफ नहीं बढ़ सकते हो. शेयर आउटस्टैंडिंग, कंफ्यूजन मत रखना, शेयर आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं होते हैं. जो आपके शेड्यूल्स में इशूड शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स दिखाई देते हैं, वो ही शेयर आउटस्टैंडिंग होते हैं और कुछ नहीं होते हैं. इनफैक्ट मैं अगर आपको फ्रैंकली बताऊं तो फाइनेंस अकाउंट्स में ज्यादा फर्क नहीं है, ये एक ही चीज होती है, सिर्फ नाम बदल दिए गए हैं. इनका नामांकन अलग अलग हो गया है. शेयर इशूड को वो कह देंगे कि शेयर आउटस्टैंडिंग हो गए हैं, और ऐसे करके कुछ चीजें निकाल देंगे वो. तो ये आपका शेयर आउटस्टैंडिंग इशूड शेयर कैपिटल कहलाता है.